नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए जारी की है लिस्ट। 10 उम्मीदवारों के नामों का इस लिस्ट में ऐलान किया गया है। आपने चौथी लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की। निकाय चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। 10 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और पंजाब फतेह के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर हरियाणा पर है। सबसे पहले सेमीफाइनल खेलने की तैयारी, यानी कि निकाय चुनाव में अपना दमखम लगाने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। और आपको बता दें कि अपनी चौथी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, आम आदमी पार्टी ने वो जारी की है। 10 उम्मीदवारों के नाम इस चौथी लिस्ट में है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, 10 उम्मीदवारों के नाम है इसमें। निकाय चुनाव को लेकर ये लिस्ट जारी की गई है। तो तमाम पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं, तैयारियां कर रही निकाय चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी खासकर की हरियाणा पर नजर डाले हुए है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है और चौथी लिस्ट उम्मीदवारों की जो है वो जारी की गई है। 10 उम्मीदवारों के नाम है इस चौथे लिस्ट में। तस्वीर आप देख रहे हैं, लिस्ट की ये तस्वीर आपके सामने। खबर नारनौल से है, जहां बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हल्के के गांव पेटवाड़ में पहुंचे और आपको बता दें कि गांव पहुंचने पर उनका मास्टर ऋषिकांत और करण सिंह ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश से क्षेत्रीय पार्टियां तेजी से खत्म हो रही हैं और बीजेपी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पार्टी बनी है। साथ ही कहा कि पेटवाड़ गांव में डिस्पेंसरी के लिए नया भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी जीत जाएगी लेकिन कांग्रेस हार जाएगी। पूरे गांव की ओर से, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग। राज्यसभा में एक बीजेपी का उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस हारेगी, दोनों जीतेंगे। एक इंडिपेंडेंट जीतेगा जो कार्तिक है वो जीतेंगे, दूसरे जो बीजेपी के कृष्ण पवार है वो जीतेंगे। राज्यसभा में मैं मेरा वोट जो है वो कार्तिक को दूंगा। मैं उसका नॉमिनेशन भरवा के आया हूँ, मैं जो करके आया हूँ वही करूंगा। नहीं, आजाद करके नहीं, ये करके कि बीजेपी के अपने वोट पूरे हैं, उनके पास फालतू वोट है देने को, तो अपने वोट भी दूसरे को देंगे। तो बीजेपी को जब जरूरत नहीं थी तो फिर मैं इंडिपेंडेंट को दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस को नहीं दे सकता। जिस पार्टी को मैं छोड़ के आया उसके दरवाजे पे जाके नहीं खड़ा हूँ। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाने उतरे कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत की गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा ने। इस बातचीत में कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से बीजेपी का कैंडिडेट लगभग तय है राज्यसभा में जाना और इसके अलावा कांग्रेस की ओर से अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार्तिकेय शर्मा ने पर्चा भरकर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा जी, हम उन्हीं से जानते हैं। कार्तिकेय जी, किस हिसाब से आपने ये पर्चा भरा है निर्दलीय के रूप में? चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए भरा है और लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। मेरी राजनीतिक पर एक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन मैं राजनीति में कभी सक्रिय नहीं था। मेरे पिताजी ने 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एक समय आया है जब मैं हरियाणा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए उनकी बात रख सकूं राज्यसभा में और उनके लिए काम कर सकूं, और ये सही समय है, इसलिए मैंने ये शुरुआत। कार्तिक जी, कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक जगह एक तरह से बंद कर दिया है और उसके बाद नंबर्स की बात करें तो आंकड़े किस तरह से लग रहा है कि आपको जुट पाएंगे? देखिए, आंकड़े तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और एक राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पे मैं 90 के 90 से अपील करूंगा, आपके माध्यम से और बाकी माध्यमों से भी, कि आप लोग उस व्यक्ति को वोट दें जो आपकी सोच और विचार और बदलाव की राजनीति करना चाहे और लोगों की बात करना चाहे, लोगों की राजनीति करना चाहे, लोगों से मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उनकी राजनीति करना चाहे, ना कि
क्योंकि उनको कहीं से कहा जाता है कि आप वहाँ वोट कर दीजिए, वहाँ वोट कर दीजिए। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए अपनी वोट देने के लिए, कि जैसा उनको ठीक लगे वैसे वोट करें। जिस तरह से भी कुलदीप बिश्नोई जी का भी एक ट्वीट आया है कि विधायक जो है अपनी अंतरात्मा से वोट करें, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? कहीं ना कहीं कुछ विधायक जो आपकी पुरानी पृष्ठभूमि है उसको लेकर आपके साथ जुटने की तैयारी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पृष्ठभूमि तो नहीं थी, मैं तो राजनीति में अभी नया आया हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उनको ये जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लोगों को अपनी अंतरात्मा से सोच के वोट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अगर बात करें तैयारियों में, तो जिस तरह से निर्दलीय विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ पार्टी के विधायक भी आपको कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं तो सारे 90 के 90 विधायकों से अपील करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि हम अच्छे से मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि चुनाव का मतलब ही है कि आप अपने सारे के सारे वोटर्स तक पहुंच सके, अपनी बात रख सके। और अगर कईयों को लगता है कि जो मेरी बातें मैं रख रहा हूँ इसमें दम है और उसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत बात है। अजय माकन ने कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं किस नजरिए से देखें कि जैसा कि सुखबुगाट है राजनीतिक क्षेत्र में कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हरियाणा से ही हो राज्यसभा का सांसद? जाहिर सी बात है कि हरियाणा के लोगों ने ही हरियाणा के एमएलए को चुना है, और हरियाणा के एमएलए ही हरियाणा का राज्यसभा सांसद चुनेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कि आप जुड़े हों अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से, आपको पता हो, जुड़ाव हो, क्या समस्याएं हैं, किन नीतियों की ज़रूरत है उठाने की राज्यसभा में, किन मुद्दों से लोगों का जुड़ाव है जिससे उनको फ़र्क पड़ सकता है, फ़ायदा पहुंच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं, मैं हरियाणा का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, सामाजिक तौर पे और दूसरे तो मीडिया के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। इसके 22 ज़िलों में काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो मुझे लगता है कि मुझे उनके समस्याओं का अनुभव है, और मैं उनकी बात उठा सकता हूँ और उनकी समस्याओं के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक शर्मा, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा का पर्चा भरा है। और उम्मीद कार्तिक शर्मा जी को यही है कि कहीं ना कहीं जो एमएलए हैं वो अपने अंतरात्मा से वोट करेंगे और उन्हें राज्यसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर। गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में 44 साल की शख्स की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक धर्मेंद्र दिल्ली हुबली रोडवेज टीपीटी को .in में ड्राइवर के पद पर तैनात था और बीती 24 मई को गोवा से माल भरकर गुरुग्राम एयरटेल कंपनी के वेयरहाउस डाबौदा फारूक नगर के लिए निकला था और 1 जून को यहां पहुंच भी गया था। लेकिन उसके बाद न तो धर्मेंद्र घर पहुंचा और न ही उसका कोई फोन आया। मृतक के परिजनों की माने तो वो मृतक के दोस्त वीरपाल से लगातार पूछताछ करते रहे, लेकिन वीरपाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। और 1 जून को वीरपाल ने कहा था कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद 2 जून को गुरुग्राम पुलिस का फोन आया। तब उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र की हत्या हो गई है। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे भाई के साथ में उसका गला काट के हत्या कर दी गई। कब पता चला था आपको? ये हमें 2 तारीख को शाम को पता चला है। ये स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपका भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ थाने पे आ जाओ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अभी हम उसको लेके चलेंगे। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि वो तो एक्सपायर हो गया। वैसे तो 31 तारीख को वो घर पे थे, उनके साथ के ड्राइवर ने उनको मतलब बुलाया, तो वो आए। वो आने के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई जो 1 तारीख में, आज तक हमें मतलब ये जो मृत्यु का स्पॉट वो पॉइंट था आज तक नहीं दिखाया गया। और मतलब जो लड़का साथ में था उनके वो भी गायब है यहाँ से। कौन था लड़का, कहाँ का रहने वाला था? ये वीरवान सिंह सनौप, क्या नाम था? ये फरूक नगर इलाके में, फरूक नगर से डाबौदा की तरफ जो रोड जाता है उस पे झाड़ियों में एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पे चाकू टाइप एनी चीज़ का चोट का निशान था। और उसको हमने जब पहचान की कोशिश की तो धर्मेंद्र
एक ट्रक के ड्राइवर के रूप में उसकी पहचान हुई है और उसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है 302/201 के तहत और उसमें इन्वेस्टिगेशन। वहीं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने नाबालिग का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगे जाने की साजिश का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट फारूकनगर को सूचना मिली थी कि फारूकनगर के आसपास के रहने वाले 3 युवक नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलर के नाबालिग बेटे के अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती वसूलने की साजिश को अंजाम देने वाले थे। दरअसल बीते दिनों कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से 2 गाड़ियों की लूट का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच फारूकनगर करने में लगी थी। तफ्तीश के दौरान विनय नाम के शख्स की भूमिका संदिग्ध पाई गई और जब विनय से सख्ती से पूछताछ की गई तो धीरे धीरे नाबालिग ने अपहरण और 1 करोड़ की फिरौती की गुत्थी पर से भी पर्दा उठाया। एसीपी क्राइम की माने तो अपहरण और फिरौती का ये फुल प्रूफ प्लान कामयाब भी हो जाता, लेकिन इससे पहले ही क्राइम यूनिट फारूकनगर ने वारदात में शामिल तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। ये हमने 2 गाड़ियों की लूट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक दिनांक 16/5 को और एक 25-26 की रात को इन्होंने अलग अलग स्थानों पे हथियारों के बल पे गाड़ियां लूटने का काम किया था, जिसके संबंध में सेक्टर 10 में अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम फारूकनगर ने इन तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। साइबर सिटी की सेक्टर 37 में कंपनी से लाखों रुपए के लैपटॉप चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 6 लैपटॉप बरामद किए हैं। एसीपी क्राइम की माने तो रमेश कुमार नाम के शख्स ने थाना सेक्टर 10 में शिकायत दी थी कि वो सेक्टर 37 गुरुग्राम में अपनी कंपनी पहुंचा, जहां उसने देखा कि कंपनी का पीछे वाला दरवाजा टूटा हुआ है और कंपनी के लैपटॉप गायब मिले। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कंपनी से लैपटॉप चोरी करने के जुर्म में राम उगर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि लगभग 10 दिन पहले ही काम की तलाश में कंपनी में आया था और मौका पाकर रात के समय कंपनी में रखे लैपटॉप चोरी करके फरार हो गया। ये इन लैपटॉप को बेचने की फिराक में था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 37 में एक कंपनी है एडविक टेक्नोलॉजी, जिसमें 6 लैपटॉप चोरी होने का मामला सामने आया था और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन की टीम ने सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में काम करते हुए उसमें जो चोरी करने वाला बंदा था राम उगर तिवारी, जो यूपी का रहने वाला है, उसको बड़ी मशक्कत के बाद यूपी में जाके प्रतापगढ़ के वहां से उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी। चलिए अब खबर फरीदाबाद से, जहां 75 दिन चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर गुब्बारों के गुच्छे को आसमान में छोड़ा गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, गंगाशंकर मिश्र, टिपर चंद शर्मा, अतिरिक्त नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत कोलेरिया सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त आजादी के अमृत उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश को खेलों शिक्षा में बढ़ाने की बात कही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज बल्लभगढ़ में भी आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं हूं भारत नया भारत क्या खास रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश्वर पहलवान, उनसे जानते हैं योगेश्वर पहलवान कहें या योगेश्वर दत्त नेता कहें, लेकिन उनसे जानते हैं कि आज वो बल्लभगढ़ पधारे हैं, क्या खास रहने वाला है। योगेश्वर जी, आपका सबसे पहले हर खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम। पहलवान जी, आज आप फरीदाबाद पधारे हैं, क्या उपलक्ष्य, क्या खास रहेगा? देखिए, यहाँ पे आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कार्यक्रमों का जो आह्वान किया था 15 अगस्त से 2021 से 15 अगस्त 2022 तक, उसके आयोजन में आज मैं बल्लभगढ़ आया हूँ। यहाँ से जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने ये आयोजन किया है नया भारत मैं हूँ भारत, जो 75 दिन चलेगा। 2 जून से 15 अगस्त तक ये चलेगा और इसमें 75 जगह आयोजन होंगे फरीदाबाद जिले में। और इससे यही संदेश है कि संदेश आएगा कि भाई खेलों में हो, शिक्षा में हो, कला में, किसी भी क्षेत्र में हो, अपना 100% दीजिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और देश प्रेम, देश भावना हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। और उसी आयोजन में आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जो जिसका आयोजन हमारे मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी ने किया है। युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है? देखिए, कोई खेल का आयोजन हो, ऐसे आयोजनों में युवाओं के लिए कुछ करने का होता है। कोई भी आयोजन हो किसी भी तरीके का, तो उसमें युवा ही कुछ करते हैं, इसलिए ये युवाओं का ये आयोजन है। और आपको पता है कि सबसे युवा देश हमारा हिंदुस्तान भी आज सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में। तो ये युवाओं का, युवा से ही देश बनता है, युवा से देश बढ़ता है और उसमें बस हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है और युवा कार्य करते हैं। योगेश्वर जी, बात करें आपके राजनीतिक सफर की और बात करें पहलवानी की, पहलवानी में आपने पूरी दुनिया में नाम किया, कहीं ना कहीं राजनीति में अभी उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाए, क्या कारण मानते हैं? टाइम लगता है। ये नहीं है कि मैं कुश्ती में भी कि पहले दिन जब मैंने लंगोटी बांधी कुश्ती स्टार्ट की, उस दिन मैंने कुछ 4 साल लगा दिया, कुछ नया कर दिया। उसमें बहुत लंबा कैरियर रहा है मेरा। मैंने देश के लिए 4 ओलंपिक खेले हैं, जिसमें मेरा एक में ही मेडल है 2012 लंदन ओलंपिक में। बहुत चीज़ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे आम जिंदगी की बात हो, सभी के हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये कोई हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा मानना है कि हार से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और जीत को कभी सिर पे नहीं बैठना चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, हमें अपना कर्म करना है, वो हम करते रहेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये युवाओं का यही है कि पूरे देश के मेरे जो युवा हैं वो आज नशे की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, अपने भविष्य के को लेके बिल्कुल भी वो चिंतन नहीं करते। और मेरा मानना है कि किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना कि हमें आगे क्या करना है जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी बने, हमारा देश आगे बढ़े, नशे से किस तरीके से दूर रहे। और युवाओं के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी बोलूँगा अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये जरूरी है कि वो दिन में कहाँ रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। संगत कैसी है, अच्छी संगत है, बुरी संगत है। इसलिए अपने बच्चों का हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि अपने बच्चों का हम ख्याल रखें। बच्चों के माता पिता हैं, जो भाई हैं, जो कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं, और कोशिश करें कि उनको ऐसी जो गलत जगह, जो गलत ग्रुप है उसके साथ उनको ना रहने दो, उसे हटाएं। और नशे से फिर भी जो युवा समझदार उनको बोलूँगा कि नशे से दूर रहें। देखिए, ये थे पहलवान योगेश्वर दत्त, जो कि आज बल्लभगढ़ पधारे हैं। पंडित मूलचंद शर्मा जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बल्लभगढ़ में मनाने का निर्णय किया है। और भी यहाँ पर नेता आए हैं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं समाज को योगेश्वर दत्त संदेश देते नजर आ रहे हैं कि नशे से दूर रहें, युवा खेलों की तरफ रुझान रखें या पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, लेकिन नशे से दूर रहें। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सहयोगी ने बातचीत की योगेश्वर दत्त से, और ये योगेश्वर दत्त ने बताया कि बहुत जरूरी हो गया है कि आजकल का जो युवा है वो नशे से दूर रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बल्लभगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हरियाणवी कलाकार सोनाली फोगाट से खास बातचीत की। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
कला और राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है सोनाली फोगाट आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बल्लभगढ़ पधारी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या खास रहने वाला है इस महोत्सव में। सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज आप बल्लभगढ़ आई हैं, युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है इस अमृत महोत्सव में? देखिए, हम आज़ादी का 75वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें से सौभाग्य जो फाउंडेशन है वो एक कार्यक्रम करने जा रहा है जो कि 75 दिनों का एक कार्यक्रम है और उसमें हर तरह से युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा। वैसे भी हमारे देश की जो आज की सरकार है, मोदी सरकार है, वो हमारे देश के विकास की गति को और तेज कर रही है और चाहे खेल जगत से जुड़े हो युवा, चाहे कल्चर एक्टिविटी से जुड़े हो, आर्टिस्ट हो, हर तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और युवा मोटिवेट भी होंगे। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हमें देखिए हमारा जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे देश कितने सालों तक गुलामी में रहा और उसको आज़ादी दिलाने के लिए कितने सारे सैकड़ों लोगों ने बलिदान किया और किस तरह से भगत सिंह जैसे लोगों ने आगे आए और उनके अंदर कितना जुनून था। और आज हमारे देश की तरक्की उन्नति के लिए युवाओं का विशेष महत्व है, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए और ये जो कार्यक्रम है ये ज़रूर मतलब उसमें बहुत बड़ी एक मिसाल बनेगा। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज अगर हम खेलों की बात करें, इसके अलावा आपके राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लगातार कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ती या आप कंट्रोवर्सी करती हैं? देखिए, कई बार तो पता ही नहीं चलता मुझे कि अचानक से कुछ आ जाता है जिन चीज़ों का मुझसे लेना देना भी नहीं होता और लोग बिना वजह भी नाम जोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन मैं अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करना चाहती हूँ और हमेशा करती भी हूँ और हमेशा मतलब ज़रूरतमंद जो गरीब है, जिसके जो अन्याय जिसके साथ हो रहा है उसके साथ मैं खड़ी होती हूँ और हमेशा मैं यही करती आई और यही करती रहूँगी। और उसके लिए अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उसे मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए, लेकिन कई कंट्रोवर्सी जो है बिना वजह भी होती है, बिना मेरा ताल्लुक हुए भी हो जाती है। खबरों में बने रहने के लिए तो नहीं होता ये सब? विरोधी ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल नहीं। खबरें देखिए, हम जो काम करते हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ 15 सालों से और मैं एक्टिंग फील्ड से भी आती हूँ, तो मुझे खबरों में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर तीसरे दिन टीवी पे दिखते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कई शोज़ हैं, अभी भी वेब सीरीज़ आ रही है, तो वैसे ही हम लोगों के सामने दिखते हैं। मुझे खबरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं साल भर से मैं ना किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, ना मैं किसी को बाइट दे रही हूँ। कोई मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तब मैं कैमरे के सामने आती हूँ मीडिया वालों के, और मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हम काम करते हैं, मेहनत और लगन के साथ लोगों का साथ देते हैं, तो अपने आप से लोगों में अच्छी पहचान बनती है। सरकार के कामकाज से खुश हैं? कुछ ऐसे काम जो आप कराना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। देखिए, ये मोदी युग है और मेरा देश जो है तरक्की कर रहा है बहुत अच्छे ढंग से। आज पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम है और हम फिर से एक बहुत अच्छा भारत बनाने में कामयाब हुए हैं। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस सरकार से, भारत सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी। हमारा हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई पदाधिकारी हो, उनका विशेष योगदान है। वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। देखिए, देश बदल रहा है, मजबूत बन रहा है, ये कहना है सोनाली फोगाट का। भाजपा नेता, कलाकार, क्या क्या कहें? संजय गुप्ता, हर खबर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।